हाँ, इसको आप लोगों को दूंगा मैं करने के लिए। अभी समझाऊंगा टैली में कैसे करना है हमें। मिस्टर नारायण स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ नारायण टेक्नोलॉजी। नारायण ने स्टार्ट करा बिजनेस नारायण टेक्नोलॉजी के नाम से। द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक नोकिया सैमसंग मोबाइल। ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश डाला उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए। एंड पेड बाय चेक नंबर इतना। कैश डाला उसने 1 लाख रुपए और चेक नंबर इतना दिया। ये चेक नंबर है 5 लाख 5520253 रुपीज 3 लाख। 3 लाख रुपए उसने चेक से दिया और 1 लाख रुपए उसने कैश लगाया। फॉलोइंग आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट दिए हुए नीचे हमारे पास। मतलब ये डॉक्यूमेंट थे हमारे पास जिसके बेस पे हमें ट्रांजेक्शन करनी है। एंड ट्रांजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वाउचर। वाउचर बनाने हमें विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। एंड देन एंटर द ट्रांजेक्शन इनटू जनरल बुक। जनरल बुक्स में एंट्री होती है हमारी जनरल में। एंड देन क्लासिफाई देम टू द लेजर एंड मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ये सारी हमारा टैली बना देगा। ठीक है जी। नारायण ने सबसे पहले बिजनेस में कैश डाला। कैश डाला तो एंट्री करते हैं हम बिजनेस में। क्या करते हैं टैली में? टैली खोल लेते हैं हम। मैं स्पीड में बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। जो चीजें ऑलरेडी कर रखी है वही चीज करूंगा मैं अभी। ठीक है जी। क्रिएट कंपनी करी हमने। डाटा का पाथ हमें जो सिलेक्ट करना है वो रखना है हमें। डाटा का पाथ हम ये वाला रखेंगे जो हमारा टैली डाटा वाला अंदर ही रख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें सी ड्राइव में नहीं रखना होता डाटा नॉर्मली। ऑल्ट कंट्रोल वी। उधर से कॉपी करा तो मैंने कंट्रोल सी करा पाथ को। कंट्रोल सी। इधर करूंगा मैं ऑल्ट कंट्रोल वी से। पहले डिलीट कर देता हूँ पुराने वाला। ऑल्ट कंट्रोल वी। ठीक है जी। एंटर करा। फर्म का नाम क्या रख रहा है वो? नारायण टेक्नोलॉजी। NARAYAN टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। मैं एंट्री कर रहा हूँ तेजी से थोड़ी सी। ठीक है। पिन कोड डालने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर फोन नंबर आपको डालना डाल लेना। बिजनेस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, कितनी तारीख को स्टार्ट करा उसने? मैं सपोज कर रहा हूँ 1 अप्रैल 18 को करा। इसमें कोई डेट लिखी नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 18-19 की एंट्रियां दी हुई है इसने। तो मैं सपोज कर रहा हूँ 1 अप्रैल 18 को इसने बिजनेस स्टार्ट करा होगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 18। पासवर्ड नहीं रख रहा मैं कुछ भी। ठीक है। नॉर्मल है बिजनेस। देखो मैंने क्रिएट कर दिया कंपनी। ठीक है। कंपनी क्रिएट कर दी मैंने। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ क्योंकि इसमें हो सकता है मेरे पास जीएसटी की डिटेल है। देखो CGST SGST है ना, तो जीएसटी एप्लीकेबल होएगा मतलब। सबसे पहले मैं स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ मैं यहाँ से। फीचर में गया। फीचर में स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में यस करा। जीएसटी की डिटेल को सेट अल्टर करा। यस। दिल्ली का है, लोकल है, रेगुलर है, अदर स्टेट में नहीं है। जीएसटी नंबर मैंने अपना ही डाल दिया फिलहाल के लिए। ठीक है जी। मंथली क्वार्टरली कर दो इसे। ई वे बिल एप्लीकेबल है 50,000 से ऊपर। लोकल दिल्ली की दिल्ली में 1 लाख रुपए है। सेव कर दिया हमने। ठीक है। इसके बाद एंट्री वैट वगैरह या नो पड़े रहने दो से। एक्साइज नो रहेगा, सर्विस टैक्स नो रहेगा, TDS नो। इधर मेरा पैन नंबर आ जाएगा। CIN नंबर हमने नहीं डाला। ठीक है जी। अकाउंटिंग फीचर पे आ जाओ। अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री या विदाउट इन्वेंट्री देख लेते हैं। विद इन्वेंट्री वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है या विदाउट इन्वेंट्री। ये तो इसने फर्नीचर वगैरह खरीदा हुआ है कुछ। ठीक है। टू सैलरी विद इन्वेंट्री रख सकता है। विद इन्वेंट्री भी। सेल्फ चेयर, ये तो हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है जी। फर्नीचर क्योंकि टेक्नोलॉजी का है फर्नीचर का, वो उसका मोबाइल का काम है हमारे पास। तो फर्नीचर वगैरह तो हम बेचेंगे नहीं। मोबाइल वगैरह खरीदा हुआ है।
इसको हम ऐसा करते हैं, अब इसे आइटम वाइज बनाते हैं। ठीक है, विद इन्वेंटरी रखेंगे अब अपने पास। ठीक है, विद इन्वेंटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, नो अकाउंट्स ओनली नहीं रखना हमें, विद इन्वेंटरी रखना है, यस रखना है हमें इसे, यस रखा हमने। ठीक है, बस इसे सेव कर दो आप, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ध्यान रखना विद इन्वेंटरी वाली एंट्री कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले कैपिटल लगाया, 1 लाख रुपए कैश में लगाया और 3 लाख रुपए का चेक दिया 1 जुलाई को। 1 लाख रुपए वाली एंट्री के पैसे की वो डेट बता नहीं रहा है, तो 3 लाख उसने साथ में ही लगाए थे, तो 1 लाख भी मैं यही मान रहा हूँ कि 1 जुलाई का ही दिया होगा उसने। 1 जुलाई को, 1 जुलाई 18 रिसिप्ट आया, बिजनेस में पैसे आए, बिजनेस में पैसे आए हैं, पैसे आए हैं तो मतलब डेबिट होएगा, कैश हमारा डेबिट होएगा। जो चीज आती है हमारे पास वो डेबिट होती है। और लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, कैपिटल हमारी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्रेडिट मतलब टू साइड। सबसे पहले टू साइड में कैपिटल लिखेंगे। क्या नाम है? नारायण, मिस्टर नारायण कैपिटल, नारायण कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल के अंदर ग्रुपिंग होगी इसकी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो अनम्यूट करके पूछते रहना मेरे से। 1 लाख रुपए कैश आ रहा है हमारे पास, कैश, कैश ऑटोमेटिक होता है, कैश का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास ऑटोमेटिकली रहता है। ठीक है, एंटर कर दिया हमने। इसके बाद उससे चेक आया हमारे पास, फिर रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट हुआ, कौन से बैंक में जमा कराएंगे हम? नारायण टेक्नोलॉजी का खाता हमें बताया नहीं इसने, हम सोच रहे हैं कि एक्सिस में ही खुलवाया होगा इसने भी। ठीक है, क्योंकि उसका सेविंग अकाउंट एक्सिस में था, हम ये सोच रहे हैं करंट अकाउंट भी उसने एक्सिस में ही खुलवा लिया होगा। कैपिटल क्रेडिट होएगी 3 लाख रुपए से, और एक्सिस बैंक का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, एक्सिस बैंक करंट अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट लिखना चाहो, बैंक की डिटेल इधर आ जाएगी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये डाल सकते हो आप इसमें। ठीक है जी, 3 लाख रुपए, चेक नंबर है हमारे पास, डाल सकते हो। इसके बाद क्या है दूसरी एंट्री? ध्यान रखना बिजनेस हमारा है मोबाइल का, तो शेल्फ और ये चेयर, टेबल, कैबिनेट, वुडन, स्क्रीन, लेडर, शोकेस, ये यानी कि हमारा फर्नीचर एंड फिक्सर खरीदा होगा हमने। ट्रांजैक्शन नंबर 2 के बिल से हमें क्या पता लग रहा है? ये फर्नीचर एंड फिक्सर किसके लिए खरीदा होगा? दुकान के लिए। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर दुकान के लिए खरीदा होगा। और पेमेंट हमने कैसे करी होगी? ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, ये सपोज कर लो कि चेक से पेमेंट कर दी होगी, क्योंकि हमारे पास बैंक में ही पैसे पड़े हैं 3 लाख रुपए, कैश तो हमारे पास 1 लाख रुपए ही है, तो 1,41,000 रुपए पे करना है, वो हमने चेक से पे कर दिया होगा इसे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को पहले सबसे जितनी भी हम एंट्री करेंगे, आज ध्यान देना, पहले जितनी भी हम पेमेंट, भले ही हम साथ साथ कर रहे हैं, पेमेंट हम साथ साथ कर रहे हैं, पहले मैं उसे एज्यूम करूंगा मैंने क्रेडिट करा, फिर साथ साथ मैं उसकी पेमेंट करूंगा। कल को मेरे को ट्रेस हो जाएगा कि मैंने किससे क्या खरीदा था और उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या था। ठीक है, हर एक एंट्री की 2 एंट्री करती है सारी कंपनी, सारी फर्म, भले ही मैंने कैश में खरीदा हो, कैश में बेचा हो, पहले मैं उसकी एज ए क्रेडिट वाली एंट्री करूंगा, फिर उससे कैश रिसिप्ट या कैश पे करूंगा। आज हमारा अकाउंटिंग का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है धीरे धीरे। अकाउंटिंग का तरीका कैसे बोल रहा है? एक एंट्री की 2 एंट्री करूंगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में याद रखना है कि हाँ भाई मैंने रमेश को पूरे साल में कितने की सेल करी, क्योंकि रमेश मेरा कैश वाला कस्टमर है। अगर मैं कैश में डाल दूंगा रमेश की एंट्रियां सारी, तो मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि रमेश को मैंने पूरे साल में कितने का सेल करा। ठीक है, सबसे पहले मैं उसे एज ए क्रेडिट ट्रीट करूंगा, फिर उससे पेमेंट वगैरह रिसिप्ट या पेमेंट करूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जो बात कर रहा हूँ मैं? नहीं जी, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? एक एंट्री की 2 एंट्री करूंगा, हाँ इसलिए जी, हाँ, करूंगा कल को मेरे को पता लग जाए मैंने रमेश से कितनी डीलिंग करी है पूरे साल में। मतलब कैश एंट्री भी जो है वो है कि पहले तो कैश की पर्ची बना के फाड़ देते थे।
पहले तो कैश में डाल देते थे हम सीधा, अभी तक एंट्री क्या कर रहे थे, पेमेंट करी, खर्चा करा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी हाँ। अभी करूंगा मैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू लक्की स्टेशनरी, फिर लक्की स्टेशनरी को डेबिट कर दूंगा, फिर टू कैश। 2 एंट्री करूंगा हर एक एंट्री की। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये ध्यान लगाना है कि मैंने लक्की स्टेशनरी से कितने का माल खरीदा पूरे साल में। हो सकता है ना मेरे को देखना पड़ेगा लक्की स्टेशनरी से कितनी बार माल आया। हाँ, क्या चीज आई है, कब आई है, क्या रेट आई है, सब पड़ी हाँ रहेगी। हाँ हाँ, अगर मैं कैश में डाल दूंगा तो लक्की स्टेशनरी तो गायब हो गया सिस्टम में से। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लक्की स्टेशनरी को भी ध्यान देना है मेरे को। ठीक है जी। अब क्या है, मैंने स्टेशनरी खरीदी, ये स्टेशनरी कह रहा हूँ मैं, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर ये लिखा अरोध्या फर्नीचर से खरीदा मैंने। तो पहले मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरोध्या फर्नीचर। फर्नीचर मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं है। ये जो एंट्री है मेरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरोध्या फर्नीचर, ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बैंक है इस एंट्री में, नहीं है। क्या मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ इस एंट्री के बीच में? फर्नीचर टू अरोध्या फर्नीचर नहीं कर रहा। क्या मैं रिसिप्ट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। क्या मैं सेल कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। क्या मैं परचेज कर रहा हूँ? परचेज वही होती है जो मेरे को बिजनेस में सेल करना है, नहीं कर रहा। तो मेरी जनरल एंट्री के थ्रू वाउचर होएगा 1 जुलाई को। ठीक है, फर्नीचर का क्रिएट करते हैं हम लेजर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जीएसटी वाला है ये, जीएसटी एट द रेट जीएसटी लग रहा है, इसका इनपुट ले लेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना जीएसटी का इनपुट लेंगे, फिक्स एसेट्स है ये हमारी। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल यस, जी सेट या अल्टर जीएसटी, परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स कितना है, 12% है तो 12% लिख दिया हमने इधर, 6% दोनों में डिवाइड हो गया, गुड्स है ये मेरा। ठीक है जी, ये तो फर्नीचर अकाउंट हो गया। कितने रुपए है? 1,26,350 रुपए। फर्नीचर में कितना जाएगा? 1,26,350 रुपए। ठीक है, फिर दोबारा ओल्ड सी लेजर क्रिएट करेंगे, बाय करेंगे, पहले तो बाय करेंगे। बाय मतलब डेबिट करेंगे किसको? सीजीएसटी एसजीएसटी को। सीजीएसटी मतलब कैपिटल, वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ये। जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है, इसकी रेट परसेंटेज नहीं लिखेंगे हम इसमें। ठीक है, कितने रुपए है इसमें? 6% है, 7581। ठीक है, बाय एस जी एस टी ओल्ड सी करा, एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी रेट। इसमें मैं जीरो क्यों रखता हूँ? क्योंकि हो सकता है मेरा अलग अलग आइटम किसी और चीज पे कुछ और रेट हो, तो मैं अलग अलग लेजर नहीं क्रिएट करूंगा मैं सीजीएसटी एसजीएसटी के, मैं उसे जीरो पे ही रखूंगा। ठीक है, इसके बाद किससे खरीदा मैंने फर्नीचर? अयोध्या फर्नीचर, अयोध्या फर्नीचर का लेजर क्रिएट करा मैंने। अयोध्या फर्नीचर, पहले सन्ड्री क्रेडिटर में डालूंगा मैं इसे, क्योंकि उधारी पे लिया मैंने, सपोज कर लो। ठीक है, इसका एड्रेस वगैरह लिखा, रिंग रोड न्यू दिल्ली। धीरे धीरे हम अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज करेंगे हम अपना। अब 07 AAA XA 0001D1ZA, ये गलत है नंबर वैसे तो, पर हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, यस कर दिया, मैं सेव कर दिया। ठीक है जी, न्यू रेफरेंस नंबर है, न्यू रेफरेंस बिल नंबर डाल देंगे हम ऑफिस में 826, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस में हमें सेट ऑफ भी करना है। अगेंस्ट बिल नंबर 826 डेटेड 1 जुलाई 2018। ठीक है जी, हमने फर्नीचर उधारी पे खरीदा, सपोज करा हमने उधारी पे खरीदा, पर साथ साथ हमने पेमेंट कर दी, साथ साथ पेमेंट कर दी, तो पेमेंट के थ्रू आ जाओ। अब 1 तारीख को ही हमने पेमेंट कर दी, अयोध्या फर्नीचर डेबिट कर दिया हमने। अब अयोध्या फर्नीचर को कितनी पेमेंट करनी थी हमें? 1,41,512, 1,41,512 टोटल देखना, 1,41,512, और हमें यहाँ पे भी शो हो रहा है 1,41,512। हमें लेजर बैलेंस साथ साथ शो होता रहता है। ठीक है, अभी एंट्री कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा एंटर करते ही। अगेंस्ट रेफरेंस 826 के अगेंस्ट में रेफरेंस में पेमेंट कर रहा हूँ, देखो अगेंस्ट बिल मेंटेन करा है ना मैंने, तो अगेंस्ट बिल नंबर 826 के अगेंस्ट में रेफर पेमेंट कर रहा हूँ।
देखो अब करंट बैलेंस कितना हो गया मेरा पेमेंट करने के बाद, 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, टू किससे कर रहा हूँ मैं, बैंक से। किससे कर रहा हूँ मैं, बैंक से। ठीक है, चेक नंबर हो हमारे पास तो लिख लेना इसमें। ठीक है सर, इसके बाद एंट्री देखते हैं दूसरी। इसके बाद मैंने ये तीसरा ट्रांजेक्शन है, मैंने ये चाइना स्टोर द्वारका सेक्टर 9 से हमने ये नारायण टेक्नोलॉजी ने यानी कि हमने परचेज करा है। कुछ क्या खरीदा है, तो नोकिया N7 मोबाइल कवर खरीदे हैं @40 ईच। 100 सैमसंग S03 मोबाइल कवर खरीदे हैं 28 रुपये ईच। ठीक है, CGST SGST लगा है, टोटल ये हो गया। चलो जी, अब ये आइटम खरीदते हैं हम, स्टॉक खरीदते हैं हम। किस पे खरीदा है, उधारी खरीदा है, कैश खरीदा है, कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने तो क्या मानूं मैं, उधारी खरीदा है। साथ उधारी नहीं, साथ कैश में खरीदा है, पर पहले मैं उधारी की एंट्री करूंगा, फिर मैं पेमेंट भी कर दूंगा इन्हें। ठीक है जी, सबसे पहले मेरा परचेज है तो परचेज में आ गए, परचेज है तो परचेज पे आ गए हम। और कितनी तारीख की है, 3 जुलाई की। 3 जुलाई के लिए F2 दबाया मैंने, 3 जुलाई डेट चेंज करी। ठीक है जी, सबसे पहले बिल डेट डालेंगे हम, बिल नंबर। बिल नंबर क्या है हमारे पास, बिल नंबर हमारे पास दिया नहीं हुआ इसने, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो कुछ भी ऐसे ही डाल दो आप फिलहाल के लिए। ठीक है, बिल नंबर होना चाहिए था इसमें, दिया नहीं हुआ इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 जुलाई का है। चाइना स्टोर द्वारका सेक्टर 9। चाइना स्टोर का लेजर नहीं है हमारे पास, किससे परचेज करा लेजर, क्रिएट करते हैं हम, AltCCHINASTORE। चाइना स्टोर क्रेडिटर है हमारे, ये हमें पेमेंट करनी है इसे, द्वारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली। ठीक है जी, 110075 होगा जहां तक है, उधर का नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। GST नंबर है BBBFC BBBFC 1234D1ZB। वो एरर इसलिए दिखाता है कि गलत नंबर डाल रहे हैं हम, भैया सही तो देगा नहीं ना वो अपना। ठीक है, ठीक है जी। परचेज लेजर कौन सा परचेज है हमारा, ग्रुपिंग कौन सा है, परचेज हमारी 12% वाली है, लोकल परचेज है दिल्ली की दिल्ली में। हम एक लेजर क्रिएट करते हैं जिसमें ये हिट करेगा जाके, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेजर चाहिए होगा, आइटम नहीं चाहिए होती उधर। आइटम तो हमें स्टॉक मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है बस। परचेज कौन से लेजर में हिट करेगा, वो जाके परचेज के लेजर में हिट करेगा जो हम परचेज कर रहे हैं, 12% वाला लोकल परचेज। लोकल परचेज GST 12%। ठीक है जी, परचेज इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, एप्लीकेबल यस। इसमें यस करेंगे, इसमें परचेज टैक्सेबल 12% करेंगे, क्या करेंगे, परचेज टैक्सेबल 12%। ठीक है जी, गुड्स है ये हमारे। ठीक है, अब आइटम क्रिएट करेंगे हम, क्या क्रिएट करेंगे, नोकिया N7 मोबाइल कवर। नोकिया Alt+C करा मैंने, यहीं से क्या करा, Alt+C करा। आइटम हमारे पास है नहीं अवेलेबल, या तो मैं बाहर जाऊं मास्टर में जाके इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करूं, या मैं यहीं से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, Alt+C। नोकिया N7 मोबाइल कवर, नोकिया N7 मोबाइल कवर, मोबाइल कवर। क्या मैं इसे प्राइमरी में रखूं, मेरा मोबाइल का काम है। मोबाइल कवर वाला एक ग्रुप बना लेते हैं हम, क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जो कि सारे मोबाइल कवर एक में दिखे, मोबाइल हैंड फ्री एक में दिखे, सारे मोबाइल सेट एक में दिखे, अलग अलग ग्रुप दिखे। हाँ भाई, हैंड फ्री मेरे पास इतने हैं, ये अलग अलग वैरायटी है उसकी, अलग अलग आइटम है। कवर ये वाले हैं हमारे पास, इसमें कलर इतने प्रकार के हैं। ये हमारे फोन है, ये इतने प्रकार के हैं। ठीक है जी, ये स्क्रीन गार्ड है, ये अलग अलग इतने प्रकार के हैं, इतने। ठीक है, इसमें हम Alt+C करते हैं ग्रुप करने के लिए, ये भी ग्रुप है ये हमारा, Alt+C। Alt+C मतलब मोबाइल कवर लिख देते हैं हम इसमें, मोबाइल कवर अब हमारे इकट्ठे होके दिखेंगे, ये प्राइमरी में रख देते हैं हम। ठीक है, यस कर दिया। यूनिट, यूनिट एप्लीकेबल है, यूनिट एप्लीकेबल है, पीसीज में है ये हमारा।
ये हमारा पीसीज में है, ओल्ट सी करा, सिंबल क्रिएट करा मैंने पीसीएस, पीसीज में है ये हमारा पीसीएस, डेसिमल नहीं होता पीसीज में, मोबाइल कवर आधा पीस नहीं आता। ठीक है, यस करा, जीएसटी रेट, ओन वैल्यू लगाना है हमें, टैक्सेबल है, कितना परसेंट टैक्सेबल है मोबाइल कवर पे, 12%, 6% दोनों पे। ठीक है जी, ये हमने आइटम क्रिएट कर दी विद जीएसटी। कितने खरीदे हमने, 4000 पीस खरीदे, 4000 पीस खरीदे 40 रुपए के हिसाब से, 4000, 4000 40 के हिसाब से, 1,60,000, 1,60,000 रुपए का, नहीं गलत कर रहे हैं हम, 100 पीस खरीदे थे 40 के हिसाब से, 100 पीस खरीदे थे 40 के हिसाब से 4000 रुपए के। ठीक है, इसके बाद 100 पीस खरीदे सैमसंग S03 मोबाइल कवर, फिर क्रिएट करते हैं सैमसंग, SAMSUNG, सैमसंग S03 मोबाइल कवर। ठीक है जी, मोबाइल कवर का हमने ग्रुप बना रखा है, हम उसी में डालेंगे इसे, पीसीज में ही खरीदा, एप्लीकेबल करते हैं जीएसटी रेट, यस, ओन वैल्यू टैक्सेबल है 12%। ठीक है जी, गुड, सही है, क्रिएट कर लिया हमने आइटम कोड। ठीक है, कितने पीस खरीदे हमने, 100 पीस खरीदे 28 रुपए के हिसाब से, 2800 के टोटल आ गए हमारे पास, 6800 रुपए का बिलिंग आ गया, देखो 6800 रुपए है यहाँ पे, 6800 रुपए आ गया। अब क्या लगाना हमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी डाला हमने, ऑटोमेटिकली 6% लगा दिया इसने, 408 रुपए ऑटोमेटिकली 6% कैसे लगा दिया, हमने नोकिया का आइटम क्रिएट करते हुए उसमें अंदर हमने रेट डाला, सैमसंग का आइटम क्रिएट करते हुए उसमें हमने रेट डाला, डाला था ना, इसीलिए अपने आप 6% कैलकुलेट होके आ गया। सपोज करो इसी बिल में अगर ये 6% वाला होता, ये 28% वाला आइटम होता, तब भी वो अपने आप बाइफरकेट कर लेता, सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप कैलकुलेट कर लेता, 28 के हिसाब से 14 अपने आप ऐड कर लेता, और इसमें से 6% अपने आप ऐड कर लेता। इसीलिए हमने इसे 0% पे रखे रखा सीजीएसटी वाले लेजर में। आप सीजीएसटी वाले लेजर में आओगे तो इधर तो 0% दिखेगा, ध्यान देना यहाँ पे 0% है, पर फिर भी ये कैलकुलेट कर रहा है अपने हिसाब से। वो किस हिसाब से कर रहा है, वो इस आइटम के रेट को देखता है, ये रेट कितना कितना है इसके अंदर, इसलिए हमने इसको 0 रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी, देखो एक फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो सैमसंग वाला मोबाइल मेरा कितने रेट वाला है, 28 वाला है, कितने वाला है, 28 वाला। ठीक है, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे लोकल परचेज है, ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको उसने पे ही रहने दो, अलग अलग करेंगे उसकी एंट्री ना। एक मिनट, इसे 12 पे ही रहने दो। ठीक है, 408, 408 आ गया, सीजीएसटी भी आ गया 408, एसजीएसटी भी आ गया 408, 7616 रुपये हमारा परचेज वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इसके बाद देखो, माया कंप्यूटर, सपना अपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, जीएसटी नंबर है, डीलर्स इन मॉडर्न ऑफिस इक्विपमेंट्स। हमने 1 कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, 1 कॉपी होल्डर खरीदा, 20 फाइल कवर खरीदे। अब इसमें ध्यान देना, ये तीनों आइटम अलग अलग है हमारे लिए, हम सीधा ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कंप्यूटर में उठा के रख देंगे। 5 कॉपी होल्डर खरीदे हमने, कॉपी होल्डर क्या होता है, स्टेशनरी। 20 फाइल कवर खरीदे, स्टेशनरी। 1 कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये हम डाल देंगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स वाले ऐड में। ठीक है जी, एक ही जगह से हमें तीनों चीजें मिल गई, तो ये मतलब नहीं है कि तीनों को हम मर्ज करके डाल देंगे, ये हमारी परचेजेस वाले हेड में नहीं आएगा, ये हमारे कंप्यूटर में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, और ये हमारी स्टेशनरी है नीचे दोनों आइटम। ठीक है, पहले हम उधारी पे खरीदते हैं इससे, जनरल के थ्रू, क्योंकि हमारी परचेजेस नहीं है, परचेजेस नहीं है तो हम जनरल के थ्रू एंट्री करेंगे, परचेजेस नहीं है तो जनरल के थ्रू एंट्री करेंगे। 10 जुलाई को, 10 जुलाई को कंप्यूटर, कंप्यूटर का हेड नहीं है, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, जीएसटी लगा हुआ है उसके ऊपर, जीएसटी का इनपुट मिल जाएगा हमें। फिक्स्ड एसेट्स,
एप्लीकेबल है इसके ऊपर जीएसटी, कैपिटल गुड्स है हमारा, ठीक है जी। कितने रुपए है? 31,600 रुपए। फिर बाय लिखा मैंने, क्या ये 5 कॉपी होल्डर और 20 फाइल कवर, ये हमारा स्टॉक आइटम नहीं है, कोई हमें अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा स्टेशनरी वाले ऐड में डाल देते हैं। खर्चा ये हमारे लिए, बिजनेस के लिए। ओल्ड सी स्टेशनरी जीएसटी @GST 12% लिख दो सीधा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। कितने का है ये? 200 200 400 रुपए, सीधा मैंने स्टेशनरी में डाल दिया। बाय, फिर बाय करा मैंने CGST, इनपुट लेना है मेरे को 1920 रुपए का। फिर बाय SGST 1920 रुपए, ठीक है। टू, किसको परचेज करा मैंने? माया कंप्यूटर, ओल्ड सी माया कंप्यूटर्स, माया कंप्यूटर से मैंने खरीदा सामान। ये मेरे सन्ड्री क्रेडिटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। सपना अपार्टमेंट, ठीक है जी। न्यू दिल्ली डाल देंगे हम, पिन कोड है नहीं हमारे पास। 807CCC FM 07CCC FM, ये वाला GST नंबर डालना होता है हमें ऊपर से पार्टी का। 2345M1ZR, ठीक है जी। 35,840 का हमने सामान खरीदा उससे टोटल। अगेंस्ट बिल नंबर नहीं लिखा इन्होंने, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसे कुछ भी लिख दो आप फिलहाल के लिए। अधिक सब में होता है, मैंडेटरी है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, फॉर्मेट में नहीं होगा इनके। बिल नंबर, डेटेड 10 जुलाई 2018, ठीक है जी। हमने ये इससे माल खरीदा, सामान खरीदा, मतलब कंप्यूटर खरीदा, और मैंने उससे क्या खरीदा? स्टेशनरी खरीदी। अब इसकी पेमेंट भी करी होगी पहली, तो इसकी भी पेमेंट करनी पेंडिंग है हमारी। ये जो मोबाइल खरीदे थे हमने, ये हमें इसकी पेमेंट करनी थी। कैश मेमो है ये हमारे पास, कैश मेमो, मतलब मैंने कैश में खरीदा हुआ है ये, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था? इससे पहले इनवॉइस था, मतलब पेमेंट मैंने चेक से कर दी थी। ये कैश मेमो है, मतलब कैश में पेमेंट करी होगी मैंने साथ साथ, तो कैश में पेमेंट कर देते हैं। पहले वाले बिल की पेमेंट करते हैं हम 3 जुलाई को ही, पेमेंट का वाउचर क्लिक करते हैं। 3 जुलाई ये पेमेंट करनी भूल गए थे हम अभी। चाइना स्टोर को भी तो पेमेंट करनी है, चाइना स्टोर डेबिट कर दिया हमने 7616 रुपये। अगेंस्ट किस बिल नंबर? अगेंस्ट रेफरेंस नंबर हमने यही डाला था, 7616 का एक बिल बुक करा था, उसके अगेंस्ट में हमने ये पेमेंट कर दी कैश में, कैश मेमो, ठीक है जी। एक तो ये कर दी हमने पेमेंट, अब इसकी पेमेंट करनी है, ये भी कैश मेमो है, कैश में ही पेमेंट करी हुई है। जबकि 10,000 से ऊपर हमें कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, पर हमें तो बोल रखा है तो कैश में करने, तो हम कैश में कर देंगे। 10 जुलाई से 10 जुलाई को 10 जुलाई को पेमेंट करी, किसको करी? माया कंप्यूटर को। माया कंप्यूटर डेबिट करा 35,840, क्योंकि इसमें चेक की डिटेल नहीं लिखी कि चेक से करी है हमने पेमेंट, तो मैं यही मान रहा हूँ कि कैश में कर दी होगी, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस ये कैश, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अगला, डेल्टा मोबाइल से हमने ये मोबाइल खरीदे हैं 11 जुलाई को। बिल नंबर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से है ये पार्टी हमारी, डेल्टा मोबाइल, हम इससे खरीद रहे हैं मोबाइल अपना, ठीक है। N16E3E6 सैमसंग BR01, 20 क्वांटिटी है, इस रेट पे खरीदे हुए हैं हमने। CGST SGST लगा हुआ है 6%, ठीक है। परचेज कर रहे हैं हम, परचेज परचेज वाला वाउचर सिलेक्ट करेंगे F9। कितनी तारीख को? 11 तारीख को, 11 जुलाई। 11 जुलाई को खरीदा। बिल नंबर क्या है? 232425, 232425, ठीक है जी। किससे खरीदा? डेल्टा मोबाइल। लेजर क्रिएट करना पड़ेगा डेल्टा मोबाइल, क्योंकि पहली बार खरीद रहे हैं हम इससे। डेल्टा मोबाइल, मोबाइल्स, ठीक है। क्रेडिटर है, एज्यूम कर लो 30 दिन का पीरियड देता होगा हमें ये। किधर है ये? ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, न्यू दिल्ली, ठीक है जी।
जीएसटी नंबर इसने दिया होगा, बिल्कुल ये रहा 07DDD FD 3456M1ZD। ठीक है जी। हमेशा एरर दिखाता है वो जीएसटी नंबर सेव करते हैं, क्योंकि वो गलत है नंबर। ये हमें सीखने के लिए दिया हुआ है, इसलिए हम डालते जा रहे हैं एंट्री इसमें। लोकल परचेज हमारी दिल्ली की दिल्ली में, लोकल परचेज जीएसटी 12% में डाल दिया हमने। ठीक है जी। नोकिया N16 ये मोबाइल का नाम है। 5500 रुपये का एक मोबाइल सेट है, 20 सेट खरीदे हमने अपनी दुकान में बेचने के लिए। ओल्ड सी आइटम क्रिएट करी हमने। नोकिया N16 खरीदा। ये किस में आएगा? मोबाइल कवर में आएगा, प्राइमरी में रखे, या इसका भी ग्रुप क्रिएट कर लें? ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, मोबाइल फोन्स। ठीक है जी। मोबाइल फोन अब इकट्ठे दिखेंगे हमें सिस्टम में, पीसीज में है ये भी। ठीक है, एप्लीकेबल है जीएसटी, वैल्यू के ऊपर लगेगा, टैक्सेबल है, 12% है। ठीक है जी, गुड्स है ये। कितनी क्वांटिटी है? 20 क्वांटिटी 5500 के हिसाब से। ठीक है जी, 1,10,000 के। इसके बाद नोकिया E6 फिर क्रिएट करते हैं। नोकिया E6 मोबाइल फोन है ये भी मोबाइल फोन में वाले ग्रुप में डाल देंगे हम। ठीक है, पीसीज में है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, रेट पे लगेगा, वैल्यू पे लगेगा, टैक्सेबल है 12%। ठीक है जी। ये हो गया हमारा 2 पीस 11,750, 2 पीस 11,750। ठीक है जी। सैमसंग BR01 है नहीं हमारे पास, आइटम क्रिएट करते हैं। सैमसंग BR01 मोबाइल फोन है ये। बारह परसेंट। ठीक है जी। ये कितना हो गया? 6 पीस 3200 के हिसाब से। ठीक है, इधर लगाएंगे हम CGST, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर रहा है ये, 9162 9162। ठीक है। ई वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं है? हमने डाला था ना दिल्ली की दिल्ली में 1 लाख से ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल है, देखो ऑटोमेटिकली वो यस पे ही लेके जा रहा था। अगर मैं नो डालता हूँ तो वो नो करके एस्केप कर देगा, अगर यस करता हूँ तो ई वे बिल की डिटेल मांगेगा, क्योंकि मैंने परचेज करा है तो उसके साथ ई वे बिल लग के आया होगा। सप्लायर का बिल नंबर ऑटोमेटिकली फिल है इसमें, डेट फिल है, ई वे बिल नंबर डालना है हमें। ठीक है, ई वे बिल नंबर तो ई वे बिल तो जनरेट करेगा यहाँ से, बस हमें ठीक है डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। हम परचेज के अगेंस्ट में भी जनरेट कर सकते हैं सिस्टम में अपने। अगर आपका सेलर जनरेट करने नहीं पा रहा तो आप भी जनरेट कर सकते हो अपने सिस्टम से ई वे बिल। ठीक है, पार्टी का पिन नंबर डाला, उसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर की डिटेल वगैरह डाली, किलोमीटर वगैरह डाल सकते हो आप इसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नाम डाला, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल नंबर, ये डाल के आप ई वे बिल इधर से ही जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यस कर दिया हमने। ठीक है जी। अगला देखते हैं हम इसमें। ये होगी हमारी एंट्री, ये हमने उधारी पे खरीदा होगा अभी। ठीक है, अभी पेमेंट करी नहीं है, आगे देख लेते हैं, बताएगा पेमेंट करने के लिए, अगर तो कर देंगे। देखो, आरोध्या फर्नीचर को 16 तारीख को पेमेंट करी है हमने। आरोध्या फर्नीचर ने ट्रांजैक्शन दिया हमने, हमें एक रिसिप्ट दिया है कि रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम नारायण टेक्नोलॉजी, उसने एक रिसीविंग दिया हमें आरोध्या फर्नीचर ने। अयोध्या फर्नीचर को तो पर हम पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, हम ये मान लिया था कि हमने पेमेंट कर दी है। अभी हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे अपनी किताबों में। ये लेजर खोलना हमने, लेजर खोलने का शॉर्टकट की होता है DAL, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। अयोध्या फर्नीचर खोला हमने, पूरे साल का लेजर सिलेक्ट करा पीरियड, उसको एस्केप एस्केप करके एंटर कर दिया। हमने तो एज्यूम कर लिया था 1 तारीख को ही पेमेंट कर दी, पर वो हमें आगे एक रिसिप्ट सी दे रहा है कि पेमेंट के लिए हमने पेमेंट कितनी तारीख को करी? 16 तारीख को। तो इसकी हम डेट चेंज कर देंगे अभी, 16 तारीख। रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम नारायण टेक्नोलॉजी दिल्ली ₹1,41,512 अगेंस्ट बिल नंबर 826। 826 के अगेंस्ट में हमने ये सामान खरीदा था इससे, अगेंस्ट बिल नंबर 826 डेटेड 1 जुलाई 18। तो उसने रिसिप्ट दिया, तो हम ये मान लेंगे 16 तारीख को पेमेंट करी है हमने। कितनी तारीख को करी है हमने पेमेंट? 16 तारीख को। तो इसको 16 तारीख कर दो आप, इसका बिल वाउचर डेट क्या कर दोगे? 16 जुलाई। हमने 16 तारीख को पेमेंट करी है इसकी।
ठीक है जी। हमने उस टाइम में ये एज्यूम कर लिया था कि हमने पेमेंट कर दी, पर पेमेंट हमने 16 तारीख को करी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सेल करी है हमने नोकिया के मोबाइल, नोकिया मोबाइल हमने सेल करे हैं। ठीक है, नोकिया के मोबाइल हमने सेल करे हैं। सेल ऑफ 12 नोकिया N16 एट 9,000 ईच एंड 3 सैमसंग BR01 5,000 प्लस CGST एसजीएसटी 6% ईच। अब इसकी सेल की एंट्री करते हैं, कितनी तारीख को सेल करी हमने ये, 17 जुलाई को। वाउचर में आए, सेल वाले वाउचर पे आए। अब कैसे सेल करें हमने, कैश में करे हैं क्रेडिट पे करे हैं, ये कुछ लिख नहीं रहा, ना पार्टी का नाम दिया, तो यही एज्यूम कर लो कि कैश में सेल करा है, रिटेल सेल होती है हमारी। ठीक है, रिटेल सेल होती है, कैश में सेल करा है, बिल नंबर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। कैश में सेल करा है तो कैश आ गया इधर पार्टी में। ठीक है जी, और इधर अनरजिस्टर्ड की जगह हम क्या कर देंगे, कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेल करा है हमने, क्या कर देंगे, कंज्यूमर, ये तो इंडिया ही रहेगा। ठीक है, ये कंज्यूमर पे एंटर कर दिया। सेल लेजर हमें क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल की लेजर आएगा। लोकल सेल्स जीएसटी 12%, सेल अकाउंट। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। एप्लीकेबल जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। सेल, सेल टैक्सेबल, सेल टैक्सेबल, ये जीएसटी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। लोकल सेल है तो सेल टैक्सेबल में आएगी, अगर बाहर की सेल है तो इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल आएगी। ठीक है, लोकल सेल मतलब सेल टैक्सेबल 12%। ठीक है जी, आइटम क्या है, आइटम क्या बेची हमने, नोकिया N16 मोबाइल बेचे हमने। नोकिया N16 मोबाइल आ रहे हैं हमारे पास, नोकिया N16 मोबाइल फोन हमारे पास 20 पीस आ रहे हैं। हमने कितने बेचे हैं, हमने कितने बेचे हैं, 12 पीस बेचे हैं 9,000 के हिसाब से। N16 20 पीस है हमारे पास स्टॉक लिस्ट में, आइटम दिख रही है हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैंने नोकिया पे क्लिक, नोकिया लिखा तो N16 पे देखा 20 पीस पड़े हैं, तो मैं बेच सकता हूँ ना इतने 12 पीस। तो एंटर करा मैंने, 12 पीस बेच दिए। किस रेट पे बेचे मैंने, 9,000 रुपये ईच। इसके बाद 3 सैमसंग BR01, सैमसंग BR01 6 पीस थे हमारे पास, 3 बेच दिए मैंने। 3 पीस लिखे हमने इसमें 5,000 ईच के हिसाब से, प्लस CGST SGST, CGST SGST, ई वे बिल एप्लीकेबल तो बनता है हमारे पास, सेल कर रहे हैं हम। अगर मैं इतना माल सेल कर रहा हूँ, एक एक ही पर्सन को सेल कर रहा हूँ, तो ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। पर ये एज्यूम कर रहा हूँ मैंने अलग अलग पर्सन को सेल करा होगा, 16 तारीख की टोटल सेल है ये मेरी। ठीक है, नो करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है डेल्टा मोबाइल्स ने रिसिप्ट दिया हमें कि हाँ भाई तुमने पेमेंट दी है 1,40,000 की। पहले देखते हैं डेल्टा मोबाइल को, पहले पेमेंट तो नहीं कर दी हमने। DAL करके मैं डेल्टा मोबाइल वाले लेजर में आ गया, नहीं मैंने पेमेंट नहीं करी। 1,71,000 की पेमेंट करनी है मेरे को, उसको 1,71,000 की, 1,71,024 रुपये पेमेंट करनी है। मैंने इससे सामान खरीदा था 1,71,024 रुपये का, जिसके बदले मैं पेमेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, फिलहाल कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, 1,40,000 की। तो मैं 1,40,000 की पेमेंट करूंगा, पेमेंट वाउचर पे आऊंगा, पेमेंट पे क्लिक करा मैंने। ठीक है, कितनी तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ मैं, 18 जुलाई को, 18 जुलाई। ठीक है, किसको कर रहा हूँ मैं, डेल्टा फंड मोबाइल्स को कर रहा हूँ, डेल्टा मोबाइल को डेबिट करा 1,40,000, अगेंस्ट बिल नंबर, अगेंस्ट बिल नंबर इसी के अगेंस्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तू किससे कर रहा हूँ मैं, एक्सिस बैंक से कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक से ही कर रहा हूँ, चेक नंबर है मेरे पास। ठीक है जी, चढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे करी मैंने। पेड सैलरी टू स्टाफ कितने रुपए करे, 8,000 बाय चेक नंबर इतना। 31 जुलाई को सैलरी पे करी मैंने, 31 जुलाई को सैलरी पे करी। सैलरी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसका खर्चा मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ना कोई ये मेरी पार्टी है, सीधा मैं लिख दूंगा हाँ भाई किसको पे करी मैंने। ओल्ड सी करा मैंने, सैलरी टू स्टाफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। कितने रुपए पे करी मैंने, 8,000 रुपये। किससे करी, कैश चेक से करी, एक्सिस बैंक से, चेक नंबर दे रखा है उसने।
ठीक है, इसमें लिख देना नरेशन में बीइंग सैलरी पेड टू मुकेश। ठीक है जी, अपने स्टाफ का नाम लिख देना, याद रहेगा कि हाँ भाई इसको दी थी मैंने। शॉप रेंट पेड 20,000 इन विच 10,000 इज प्रीपेड। शॉप रेंट 20,000 रुपये पे करा मैंने, उसमें 10,000 रुपये अगले महीने का है, प्रीपेड है। मैं हर महीने की अकाउंटिंग कंप्लीट करता हूँ, हर महीने मैं बैलेंस शीट तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा आउटलेट है, नोकिया का सेंटर है बड़ा वाला, तो मेरे को हर महीने अपनी बुक्स क्लोज करनी होती है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, 20,000 रुपये पे जो करे उसमें से 10,000 रुपये मेरे अगले महीने की है, प्रीपेड एडवांस में गए हुए हैं, वो मेरा इस महीने का खर्चा नहीं है। ठीक है, इस महीने का खर्चा नहीं है। पेमेंट करिए, पेमेंट वाउचर क्रिएट करा, देखो रेंट 20,000 रुपये पे करा, 10,000 रुपये प्रीपेड है, एडवांस रेंट है, इन विच 10,000 इज प्रीपेड। एडवांस में पे कर दिया मैंने, प्री पे कर दिया, प्री प्री मतलब एडवांस में, जो अगले महीने की लायबिलिटी है वो मैंने आज ही पे कर दी। मतलब 10,000 रुपये इस महीने का है, 10,000 रुपये मेरा अगले महीने का है, और टोटल मिला के 20,000 रुपये मैंने पे कर दिया। ठीक है, पहले तो रेंट रेंट अकाउंट है मेरे पास, नहीं है। रेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं बता रहा तो नहीं लिखेंगे हम। ठीक है जी, 10,000 रुपये तो मेरा खर्चा इस महीने का है, क्योंकि मेरी बड़ी शॉप है, मेरे को हर महीने की अकाउंटिंग क्लोज करनी होती है, हर महीने का प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना होता है, मेरे को अपने हेड ऑफिस में भेजना होता है। ठीक है, रेंट मेरा इस महीने का कितना है, 10,000 रुपये, और जो प्रीपेड है वो मेरा करंट एसेट्स है। प्रीपेड मेरा क्या होता है, करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसिस जो मैं एडवांस में रेंट पे कर देता हूँ, जिसके लिए मेरे को फैसिलिटी लेनी है, अभी कोई सामान लेना है या कोई सर्विस लेनी है, वो मेरा एडवांस रेंट हो गया। एडवांस रेंट मेरा हमेशा क्या होता है, करंट एसेट्स। ठीक है, ओल्ड सी करा मैंने, प्रीपेड रेंट, इस पे ध्यान देना, प्रीपेड रेंट है ये, प्रीपेड। अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना सर। प्रीपेड रेंट मैंने करंट एसेट्स में ग्रुपिंग करी है, ये ध्यान देना, करंट एसेट्स है ये मेरी। करंट एसेट्स मतलब जिसे मैं अगले महीने इसकी वसूली करूंगा। ठीक है, इस महीने का खर्चा नहीं है। और कैश में पेमेंट करी तो कैश लिख दिया मैंने, कैश में ही है ना, कैश में ही मान रहा हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि चेक की डिटेल नहीं दे रहा ये 20,000 रुपये। ठीक है जी, अभी तक किसी को कोई पूछना है कुछ, जो हमने एंट्रियां करी नहीं है? सर। नहीं सर। पंकज, नहीं सर। हेमंत, नहीं सर। ठीक है जी, दीपक जी, हाँ जी ठीक है जी। ठीक है ना। अब हम इसमें रिपोर्ट जो हमने एंट्रियां करी, हाँ, बैठ जाऊं? कुछ पूछना है तो अनम्यूट कर लो सर। ठीक है, अब जो हमने एंट्रियां करी है इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं, कैसी दिखती है ये एंट्रियां। हमने जो एंट्री करी है अब हमें क्या दिखता है इसके बदले। हम बैलेंस शीट पे आ गए सबसे पहले, तो सबसे पहले बैलेंस शीट जो मेन चीज है, उसके अंदर प्रॉफिट दिख रहा है 29,000 का। देखो स्टॉक अपने आप आ गया किताबों में, और एक स्टॉक को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इधर टिक करना पड़ेगा, क्या ये एक्चुअल सही है। वैल्यूएशन में गए, वैल्यूएशन में आपको सिलेक्ट करना है फीफो परपेचुअल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टॉक कैलकुलेशन का, फीफो, जो सारी जगह यूज होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस पे क्लिक करा हमने, जो माल मेरे पास पहले आया वो पहले गया, जो माल मेरे पास पहले आया वो पहले गया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हमारी सेल हुई 1,23,000 की, माल पड़ा है मेरे पास 83,900 का, परचेज हुआ था 159,500 का, ग्रोस प्रॉफिट हुआ 47,400 का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे मेरे, रेंट दिया मैंने 10,000 का, इस महीने का खर्चा अगर मैं इसे 20,000 कर देता, सपोज करो इसे मैंने 20,000 डाला होता रेंट, तो इधर मेरा 10,000 खर्चा बढ़ जाता, नेट प्रॉफिट मेरा गलत दिखता, 19,000 रह जाता, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना, 29,000। 10,000 तो मेरा अगले महीने का रेंट था, जो मैं अगले महीने बुक करूंगा। सैलरी दी मैंने 8,000 रुपये, स्टेशनरी मैंने इस महीने के लिए खरीदी 400 रुपये। ठीक है जी, स्टॉक को खोलते हैं अब। स्टॉक, स्टॉक दिखा रहा होगा मोबाइल कवर, इसको मैंने शिफ्ट एंटर करा तो इसको डिटेल आ जाएगी इसके अंदर की, क्या क्या है इसके अंदर। मैंने स्टॉक खरीदा था मोबाइल कवर, नोकिया N7 खरीदे थे, सिर्फ इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड हमारा सेल हुआ ही नहीं इस महीने, ये हमने परचेज परचेज करा, सेल करा ही नहीं। फिर S7 S03 खोलते हैं, ये कवर है, ये क्या चीज है, मोबाइल कवर।
मोबाइल कवर हमने खरीदे थे, बेचे नहीं है अभी तक। मोबाइल फोन E6 देखते हैं, ये खरीदे थे, बेचे नहीं है। N16, हाँ जी खरीदे थे, 20 खरीदे थे, 12 बच गए। 20 खरीदे थे, 12 बच गए। 20 किस रेट पे खरीदे थे हमने? 20 खरीदे थे 5500 के हिसाब से। तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 5500 के हिसाब से? देखो जरा वैल्यूएशन सही कर रहा है ये? 8 इंटू 5500 बिल्कुल सही कर रहा है। 44,000 रुपये हमारा सही निकल रही है वैल्यू। फीफो परपेचुअल बोलते हैं हम इसे। जो पहले आया वो पहले गया। ठीक है, आया तो हमारे पास एक ही था तो वही चला गया, उसमें से 20 में से 12 गया, 8 बच गए। जिस रेट पे खरीदे थे उसी रेट पे वैल्यूएशन कर रहा है वो। ठीक है, सैमसंग BR01 6 पीस खरीदे थे, 3 पीस बच गए। 6 पीस 19,200 के खरीदे थे, 15,000 में बेच दिए थे 3 पीस। और जो 3 पीस बचे उसकी वैल्यूएशन देखो 9600 वही आ रही है ना जितने पे खरीदे थे। हमेशा कॉस्ट पे रहेगी वैल्यू, ऐसा नहीं है 19,200 में से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा मेरा स्टॉक बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 19,200 का परचेज करा था, सेल कर दिया 15,000 का, बैलेंस स्टॉक बच गया 4,200 का, ऐसा नहीं होता। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रहता है क्योंकि सेल प्राइस में तो प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इस सेल प्राइस में प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है इसमें स्टॉक में? नहीं सर। जो सेल होता है हमारा उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। और जो क्लोजिंग फिगर आई है हमारी 3 पीस, वो कॉस्ट के बेस पे डिपेंड होती है। 6 पीस 19,200 के खरीदे तो 3 पीस कितने के बचेंगे? 9600 रुपए के। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखते हैं, ये तो स्टॉक हो गया हमारा। सेल हमने जो बुक करी वो आ गई इसमें। ठीक है जी, कैश में सेल करी हमने सारी, अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करी। परचेज हमने रजिस्टर्ड पार्टी से करी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करे हमने। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा स्टेशनरी था GST वाला, जिसका हमें इनपुट मिलना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट में आ जाओ अब। कैपिटल हमने लगाई थी 3 लाख और 1 लाख, एज इट इज दिख रही है हमारी। 1 लाख कैश में लगाई थी, 3 लाख हमने चेक लेके आए थे। ठीक है, लोन हमारा है नहीं। करंट लायबिलिटी में देखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमारे पास ये देखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या दिख रहा है? CGST में जो हमने खर्चे करे वो डेबिट साइड में इनपुट, जिन खर्चों का इनपुट लिया वो डेबिट साइड में है। जो सेल के ऊपर आउटपुट है वो हमारा क्रेडिट साइड में है। ये हमें देना है और ये हमें लेना है। तो नेट हमें गवर्नमेंट से अब लेना है 11,000 रुपये इनपुट। नेट हमें गवर्नमेंट से लेना है। जितने भी खर्चे थे GST वाले वो हमारे डेबिट साइड में आएगा उनका GST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में उनका GST डेबिट साइड में आएगा। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। सेल के ऊपर देना होता है हमें गवर्नमेंट को वापस, GST लोगों से कलेक्ट करते हैं और आगे हमें गवर्नमेंट को देना होता है। सर हाँ, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी करवा दो। एडजस्टमेंट भी कराऊंगा भाई, अभी समझने तो दे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये लेना है और ये देना है। ठीक है, सेम अमाउंट आएंगे दोनों में, जितना CGST था उतना ही SGST है हमारा। ठीक है, क्रेडिटर कितने मेरे को उधारी देने हैं? डेल्टा मोबाइल से मैंने 1,71,024 रुपए का माल खरीदा था इंक्लूडिंग GST। 1,40,000 पे कर दिया, मतलब 31,024 रुपए मेरे को देना है। इसकी मैं बिल वाइज डिटेल निकाल सकता हूँ इसमें से, किस बिल के अगेंस्ट में कितनी पेंडिंग है हमारी पेमेंट। और ड्यू है 30 दिन का ग्रेस पीरियड था हमारा। 11 जुलाई से 30 दिन कितने होते हैं? 10 अगस्त तक। अब अभी हमारा ओवर ड्यू नहीं हुआ है। अभी हमारा ओवर ड्यू 31 जुलाई को देखेंगे तो ओवर ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है जी, समझ रहे हो? अगर 31 जुलाई की रिपोर्ट देख रहा हूं मैं, 1 अप्रैल से 31 जुलाई की रिपोर्ट है ये। अगर सपोज करो 1 अप्रैल से 31 मार्च की रिपोर्ट होती है तो क्या ओवर ड्यू बन जाता मेरा? बिल्कुल बन जाता। 233 दिन मेरा डिले हो गया। 233 दिन मेरा डिले हो गया। अब अगर मैं 31 मार्च को बैठ के देखता हूँ रिपोर्ट। दीपक जी ध्यान से देखना, ये चीज काम की है। ठीक है जी। ये आपके काम की है, कितनी पेमेंट डिले हो रही है, कितनी पेमेंट जल्दी आ रही है। ठीक ठीक है है, जी। हाँ। हाँ जी। मतलब मैं 31 जुलाई को देखता हूँ तो ओवर ड्यू नहीं है। 31 जुलाई को बैठ के देखता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को तो मेरा ओवर ड्यू नहीं है। ये ओवर ड्यू नहीं है क्योंकि अभी तो 10 तारीख को ड्यू होना है ये।
अगर मैं 31 मार्च को बैठ के देखता हूं तो मेरा ओवरड्यू हो जाता है 233 दिन। 10 अगस्त से ऊपर 233 दिन बनेंगे 31 मार्च तक। ठीक है जी। ये काम की स्टेटमेंट है। जब भी रिकवरी करनी हो पार्टी से तो ये ऐसे ओवरड्यू वाइज निकाल के देना, पार्टी को बोलना जी इतना दिन डिले हो गया। ऐसे काम कैसे चलेगा? फिक्स एसेट्स में हमने कंप्यूटर खरीदे थे। कंप्यूटर हमारा नेट वैल्यू पे आएगा जितने पे हमने विदाउट जीएसटी, मतलब किताबों में हमारा कितना दिखेगा विदाउट जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का तो हम इनपुट ले रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डेबिट साइड दिख रहा है हमारा। ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सर का हम इनपुट ले रहे हैं, जितना हमारा बेसिक वैल्यू है सिर्फ वही शो होएगा, वो हमारा एसेट में दिखेगा, बाकी हमारा इनपुट वाले उसमें चले जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ठीक है। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है हमारे पास, मोबाइल कवर और मोबाइल फोन का। कैश इन हैंड मेरे पास इतना बचा हुआ है 1,74,000। कैश इन हैंड का मैंने लेजर खोला, रिसिप्ट करे थे मैंने 1,00,000 रुपए, फिर सेल करा मैंने 1,37,000 का। इसका मैं डेली ब्रेकअप भी निकाल सकता हूँ। डेली ब्रेकअप, इसमें पता लग जाएगा मेरा कैश कब जीरो नेगेटिव हुआ। मतलब मेरा कभी कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए किताबों में। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पड़े 1,00,000 है, मैं 1,10,000 खर्चा कर दूं कैश में? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब गलत एंट्रियां डल रही हैं किताबों में, कैश की एडजस्टमेंट हो रही है, आगे पीछे एंट्रियां डल रही हैं। ठीक है जी। हमारा हमारा हमेशा कैश पॉजिटिव में दिखना चाहिए। ये मैंने तो वो डेली। नेगेटिव जो होता है सर वो बैलेंस में नहीं चला जाएगा? सर नेगेटिव बैलेंस हो सकता है क्या कैश का, ये बताओ? अच्छा, वो कैश में जा रहा है, बैलेंस में नहीं दिखा रहे हैं उसको? नहीं, मेरे को ये बताओ, कैश का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है आपकी किताबों में? नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक ठीक है जी, ठीक है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पेमेंट कर देते हैं, कैश रिसिप्ट करते नहीं है। पेमेंट हाँ करते जी, करते हैं घर से कैश उठाया, पेमेंट करवा दी। ऐसा ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वजह से वो कैश नेगेटिव चले जाता है। हमें कैश को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कैश ही मेन सोर्स होता है। कभी भी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पर्सन दुकान पे आया तो सबसे पहले वो कैश बुक छेड़ेगा। जितना भी कैश नेगेटिव में उसके जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी, कैश हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ। कैश हमारा नेगेटिव का मतलब है कि हमने कोई कैश वाली सेल बुक नहीं करी। कैश हमारा नेगेटिव होने का मतलब है कोई कैश वाली सेल हमने बुक नहीं करी सिस्टम में। सेल हमारी अंडर वैल्यूड है, अंडर, हमने कम वैल्यू से सेल बुक करी हुई है सिस्टम में, या हमने खर्चे ज्यादा बुक कर रखे हैं जिसकी पेमेंट दिखा रखे हैं जबरदस्ती हमने कैश में। ठीक है। उस चीज को हमें सही करना है। बैंक बैलेंस हमारा, ये एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, 3,00,000 रुपए डाले थे, 1,41,000 अयोध्या फर्नीचर को दे दिया था, डेल्टा फर्नीचर को 1,40,000 दे दिया था, 8,000 रुपए हमने सैलरी दे दी थी। 10,488 रुपए हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में। 3,00,000 थे, 3,00,000 में से 289,512 हमने पे कर दिया, 10,488 हमारे पास बैलेंस पड़ा है किताबों में। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मेरा करंट एसेट्स में क्यों दिख रहा है? ये प्रीपेड रेंट मेरा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिख रहा है। अगले महीने जब मैं इसका खर्चा बुक करूंगा तो खर्चा अकाउंट डेबिट, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, क्योंकि अब हमें पेमेंट नहीं करनी, हमने ऑलरेडी पे करी हुई है। अगले महीने क्या एंट्री करूंगा मैं इसकी? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, जनरल एंट्री के थ्रू। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं हम। ये एंट्री करनी तो हमें आ गई, नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है। स्टॉक भी मेंटेन करना आ गया इसमें, स्टॉक कैसे एंट्री डाली हमने, स्टॉक का बैलेंस कैसे आ रहा है, और स्टॉक को देखने का तरीका होता है फीफो परपेचुअल। सबसे पहले हमें करना होगा फीफो परपेचुअल। हमेशा डिफॉल्ट पे लेके जाएगा, पर हमें फीफो परपेचुअल पे लेके आना पड़ेगा उसे, तब हमें बैलेंस शीट की एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल दिखेगा। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं अब हम, स्टॉक समरी के थ्रू आप स्टॉक समरी में भी जा सकते हो। ये रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट वाला कॉलम जो है ना, ये सारी रिपोर्टें हैं हमारी, ये जितनी भी है ये रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। ये वाउचर के लिए होती हैं। ठीक है। ये हमारा मास्टर है, ऊपर मास्टर, ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सिर्फ अकाउंट्स वालों को वाउचर, जो छोटे एम्प्लॉय होते हैं, छोटा जूनियर स्टाफ होता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के राइट देती है उन्हें, उन्हें रिपोर्ट के राइट नहीं देती। या हाइड भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है। वो उसको कन्फिगर कराना पड़ता है, इस रिपोर्ट वाले सेक्शन को कन्फिगर कराना पड़ता है कि रिपोर्टें हमारे स्टाफ को ना दिखे, हमारे जूनियर स्टाफ को ये ना पता लगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या है आज की डेट में।
हमारे जूनियर स्टाफ को ये ना पता लगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है कि लॉस है। हमारे जूनियर स्टाफ को ये ना पता लगे कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारी क्या रेशो वगैरह है। इसको हम हाइड भी करा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें वाउचर एंट्री का राइट देते हैं जूनियर स्टाफ को। सपोज करो एक पेमेंट बैंक वगैरह कंट्रोल करता है, उसको 3 एंट्री की जरूरत पड़ती है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। सिर्फ हम उसे 3 ही राइट देंगे, उसे जनरल सेल परचेज का राइट नहीं देंगे। ये हम इसमें एडजस्टमेंट करा सकते हैं। अगर मेरे को लगता है मेरे को जूनियर स्टाफ को सिर्फ 3 वाउचर के राइट देने हैं तो राइट मैं उस हिसाब से दूंगा उसे। परचेज वाले को परचेज के राइट दूंगा, सेल वाले को सेल के राइट दूंगा। मतलब ये ईआरपी वाले सॉफ्टवेयर में ही ऐसा है कि हम जितना राइट जिसको हिसाब से जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतने हम राइट उसे दे सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के पास सारे राइट हो सकते हैं, वो वाउचर भी डाल सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल भी कर सकता है, बैंक बैलेंस शीट भी देख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्प्ले सब कुछ कर सकता है वो। ठीक है जी। और जो ये मास्टर वाले कंट्रोल होते हैं ना, ये मास्टर वाले कंट्रोल ईआरपी डिपार्टमेंट के पास होता है, ईडीपी आईटी वालों के पास होता है। आईटी वाला ही ऐड करेगा, आईटी वाला ही डिलीट करेगा, आईटी वाला ही क्रिएट करेगा, आईटी वाला ही अल्टर करेगा। क्योंकि हर कोई करने लग गया तो कल को दिक्कत हो जाएगी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे टैली यूज होती है। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट हमने देख ली, प्रॉफिट एंड लॉस हमें समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी भी हमें समझ आ रही है। ठीक है जी। रेशो एनालिसिस, कंपनी की वर्किंग कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल का रेशो ये आपको, अगर आपको ध्यान हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल मतलब। ठीक है, कैश इन हैंड कितना है, ये पोजीशन बता रहा है 31 जुलाई की। ये नॉर्मली बैंकर देखता है लोन देने से पहले, वो अपने आप कैलकुलेट करता है, हमारे पास सिस्टम में ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं, सन्ड्री डेटर नहीं है हमारे क्योंकि कैश में सेल हुई थी। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, नेट प्रॉफिट हमारा ये रहा। करंट रेशो कितनी है हमारी, क्विक रेशो कितनी है, ये सारी चीजें बैंकर देखता है अपने लिए। ठीक है, डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स है ये भी सारी। ट्रायल बैलेंस, 31 जुलाई का ट्रायल बैलेंस, कैपिटल में कितना बैलेंस है, करंट लायबिलिटी में कितने हैं। करंट लायबिलिटी में डेबिट मतलब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला आ रहा है जो हमें गवर्नमेंट से इनपुट बैलेंस वापसी लेना है। वापसी ले लो या अगले महीने के आउटपुट में से एडजस्ट कर लेना, वापसी तो लेता ही नहीं है कोई। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, कितने क्रेडिटर देने हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितने हमारे, करंट एसेट्स कितने हैं इंक्लूडिंग प्रीपेड, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। ये मैं शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, ये जो मैं खोल रहा हूँ ना इसे, क्लोज बंद कर रहा हूँ जो ओपन, ये शिफ्ट एंटर से होता है ऐसे। जो भी बोल्ड वाली आइटम है उसके ऊपर रखा मैंने, शिफ्ट एंटर करा तो ये अनहाइड हाइड अनहाइड हो जाएगी। ठीक है जी। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आती है, इसे डेबिट साइड बोलते हैं, इसे क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये दोनों इक्वल क्यों आती है, क्योंकि एक साइड में एंट्री हम डेबिट कर रहे हैं, एक साइड क्रेडिट कर रहे हैं इक्वल अमाउंट से, इसलिए दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगी। ठीक है जी। 554,024, 554,024, एक साइड डेबिट करी, सपोज करो मेरा कैपिटल आया, कैपिटल मेरा क्रेडिट हुआ, साथ साथ मेरा बैंक डेबिट हुआ। मैंने फर्नीचर खरीदा, बैंक में से कम हो जाएगा फर्नीचर के लिए और फर्नीचर मेरा ऐड हो जाएगा ऊपर। बात समझ रहे हो ना, मतलब हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल ही रहेगा इसमें। एक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो वाला फॉर्मूला यूज होता है इसमें भी। ठीक है, डे बुक, डेली मैंने कितनी ट्रांजेक्शन करी, आज की तारीख में 31 जुलाई को मैंने कितनी ट्रांजेक्शन करी। 31 जुलाई को मैंने 2 ट्रांजेक्शन करी, सैलरी पे करा और रेंट पे करा। मैंने पीरियड सिलेक्ट करा 1 जुलाई से 31 जुलाई, क्या क्या करा, ये काम करा मैंने सारा। ये सारी एंट्री आ रही है जितनी भी एंट्री करी है मैंने। कभी भी मैं किसी के डाटा को चेक करूंगा तो मैं डे बुक खोल लूंगा क्योंकि डे बुक में सारी एंट्री आ जाती हैं। अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अकाउंट बुक, कैश बुक आ गई इसमें। कौन कौन सी बुक्स होती है हमारी, कैश बुक, कैश बुक, बैंक बुक, कैश बैलेंस आ गए इसमें, बैंक बैलेंस आ गए। लेजर, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, जो मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ तुम्हें, DAL। डी मतलब डिस्प्ले, ए मतलब अकाउंट बुक, एल मतलब लेजर। ये सारी पार्टियों के लेजर आ गए हैं, जितने भी लेजर हैं। अयोध्या का फर्नीचर का देखना लेजर, हाँ भाई जीरो बैलेंस है, पूरे साल का खोल लिया मैंने, जीरो है जी। इसके बाद मैंने देख लिया चाइना स्टोर का, देखा जीरो है। इसके बाद डेल्टा मोबाइल का देखा, 31/0/24 देने हैं मैंने उसे, तो एक 71/0/24 का माल खरीदा, 41 का मैंने पेमेंट कर दिया, 31/0/24 मेरे को देने हैं उसे।
ठीक है जी। नारायण कैपिटल अकाउंट देख लिया, कैपिटल अकाउंट में तो 4 लाख ही हमारे। ठीक है जी। इसके बाद स्टेशनरी वगैरह कुछ देखने की जरूरत है नहीं ऐसा कुछ इसमें। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा सेल रजिस्टर, हमारी सेल कितने की हुई टोटल, देख रहे हो सेल रही। अगर काफी सारे वाउचर होते हैं तो हमारे पास टोटल सेल पता लग जाती है इसमें। इसे हम कॉलमर में भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग के लिए। कॉलमर फॉर्म होता है कॉलम वाइज, जो आइटम चाहिए क्वांटिटी डिटेल भी चाहिए, यस कर दिया मैंने इसमें। ठीक है। और देखते क्या क्या चाहिए हमें। वाउचर रेफरेंस नंबर भी यस कर दिया। नरेशन वगैरह की जरूरत नहीं, आइटम रेट रेट डिटेल चाहिए, चलो यस कर दो इसे भी। ठीक है, यस कर दिया। देखते हैं अब क्या आती है रिपोर्ट सामने। देखो मैंने इससे कैश में सेल करी थी। कैश में सेल कैसे करा था, 15 पीस टोटल सेल करे थे, 12 पीस मैंने 9,000 के हिसाब से सेल करे थे, 3 पीस 5,000 के हिसाब से सेल करे थे। टोटल इतने की सेल करी थी मैंने इसे, मतलब ब्रेकअप आ गया उसका आइटम वाइज भी। ठीक है जी। इसी तरह परचेज रजिस्टर, सेल परचेज रजिस्टर हमें चाहिए होते हैं, जैसे कॉलमर वाइज में क्रिएट करते हैं हम इसे। वाउचर नंबर यस है सारा, पार्टी का जीएसटी नंबर भी लिखना है तो यस कर लो इसे। क्वांटिटी डिटेल यस यस सारा यस है। ठीक है। देखो 2 पार्टियों से अलग अलग मोबाइल खरीदे थे मैंने, एक से कवर खरीदे थे, एक से मोबाइल खरीदे थे। 34 पीस खरीदे, 34 रुपए पीस खरीदा था, इससे 200 पीस खरीदे थे, इससे 28 पीस खरीदे थे। इस रेट के हिसाब से वैल्यू ये आई, इसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल वैल्यू ये बन गई। बेसिक वैल्यू ये थी, बेसिक वैल्यू ये है, जीएसटी ये है, अलग अलग टोटल यहाँ आ गया। ठीक है जी। जनरल रजिस्टर, कोई जनरल एंट्री करी है हमने इस दौरान, 2 एंट्री करी थी हमने, फर्नीचर और कंप्यूटर की, वो दोनों एंट्री इसमें शो हो रही हैं। परचेज वाले में परचेज की एंट्री शो होंगी जो परचेज वाउचर से एंट्री हुई है। सेल वाले में सेल वाउचर वाली एंट्री शो होंगी। जनरल वाले में जनरल वाउचर वाली एंट्री शो होंगी। रिसिप्ट पेमेंट वाली कैश बैंक वाले लेजर में शो होंगी, रिसिप्ट पेमेंट। और सेल जो हमने डायरेक्ट एंट्री करी हुई है कैश के थ्रू, वो भी शो हो जाएगी इधर। ठीक है, जिसमें कैश की एंट्री आई हुई है। ठीक है जी। एक स्टेटमेंट निकलती है हमारे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, ये होती है जीएसटी पर्पस के लिए। किसके लिए होती है, जीएसटी पर्पस के लिए। जुलाई में चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। एरर तो आएंगी क्योंकि जीएसटी नंबर हमारे गलत डले हुए हैं, जीएसटी नंबर हमने गलत डाले हुए हैं, वो एरर दिखाएगा अभी। ठीक है। हमने कितनी एंट्री करी है टोटल, सेल की एंट्री कितनी करी थी, सेल की एंट्री एक ही करी थी, एक ही पार्टी को सेल हुई थी। परचेज की हमारी 2 हुई थी, आईटीसी हमें 2 से मिला था, 2 से परचेज थी, और 2 हमारे खर्चों वाली एंट्री थी। आरोध्या फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा था और कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है। जीएसटी की एरर ये इसमें उठा नहीं रहा, और उठानी चाहिए इसे एरर वो भी ना। ठीक है। देखो इसमें जीएसटी की रिपोर्ट हमारे पास बनी हुई आ गई है। सेल हमारी 1,23,000 की थी, जिसपे टैक्स लगा था 7380। सेल हमारी एक ही पार्टी को सेल हुई थी, टोटल हमने एक ही दिन में सेल बुक करी थी 1,23,000 प्लस 7380 प्लस 7380। जो हमें इनपुट लेना है, इनपुट लेने वाले वाउचर में अंदर आए। इनपुट हमें परचेज वाले का भी लेना है और फर्नीचर का भी लेना है और कंप्यूटर का भी लेना है। तो हमने वो सारा इनपुट लिया, सारा इनपुट लिया तो 19,071 रुपये का इनपुट है हमारे पास। कितने का है, 19,071 प्लस 19,071, मतलब सीजीएसटी में भी है हमारे पास बैलेंस 19,071, और आउटपुट लायबिलिटी है मेरी 7,380। 19,071 और आउटपुट लायबिलिटी है मेरी 7,380, मतलब मेरा तो बैलेंस, मेरा इनपुट बचेगा अभी, मेरा बैलेंस इनपुट बचेगा। ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ये रिपोर्टिंग है हमारी, रिपोर्टिंग को यूज कर सकते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स कैलकुलेट देखने के लिए। कुछ भी देखना है, किसी पार्टी का लेजर वगैरह है तो हम इसमें आसानी से देख सकते हैं डिस्प्ले में। ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को डिस्प्ले वाले लेजर में ही है, डिस्प्ले वाले उस ऑप्शन में ही है। किसी पार्टी की लेजर स्टेटमेंट देखनी है सारी इसमें आ जाएंगी। कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट निकालनी है जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल है हमारे ऊपर, तो जीएसटी की रिपोर्ट ही निकलेंगी। ठीक है। 3B भी निकल जाएगी, 1 भी निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा,
क्या 2 भी निकल जाएगा जुलाई का। ठीक है जी, 4 वाउचर है हमारे पास, 2 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, परचेज में हमारे पास 4 वाउचर थे, 2 परचेजेज वाले थे, 2 जनरल वाले थे, फर्नीचर और कंप्यूटर के। ठीक है, इस तरह आप रिपोर्टें चेक कर सकते हो आप इसमें। हेमंत जी सर। पूछना है? नहीं समझ आ गया सर। प्रतीक ठीक है सर। ठीक ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी, दीपक ठीक है जी। ठीक है ना। आगे कल मैं इसमें एक एडजस्टमेंट करूंगा जीएसटी की। अच्छा जी। जीएसटी में जैसे इनपुट आउटपुट हमारे अलग अलग पड़े हुए हैं अभी, इनपुट आउटपुट वाले लेजर हमारे पास अलग अलग है, इसकी क्लोजिंग एंट्री डालनी होती है हमें किताबों में। ये आप देखोगे ना बैलेंस शीट में हमारे पास, जो मैं पूछूं सारी बात कर। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों लेजर अलग अलग है इसमें। ठीक है, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री बताऊंगा, ये दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ कैसे होंगे, सेट ऑफ एंट्री। और जितने खर्चे हैं हमारे ये P&L में जो पड़े हुए हैं, इसको हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। जो नेट प्रॉफिट होता है ये कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है हमें एट द ईयर एंड। तो वो कैसे डालना है ये कल बताऊंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक। हेलो हाँ पंकज, सर, वो देखा आपने जो मैंने आपको भेजा था? अभी देख लूंगा यार, अभी बात करता हूँ तेरे से साथ में ना। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई नहीं।